हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है और ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये तो पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे फ्लो होता है आइडियाज का, लोगों का, कमोडिटीज का, कैपिटल का, ये सब हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन रहा है, बहुत पहले से जो है ट्रेड रिलेशन रहे हैं, बहुत पहले से लोग एक दूसरे के यहाँ पे ट्रैवल करते थे या फिर बाहर से ट्रेड होता था तो सामान आता था, पैसा आता था। तो ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। तो हमें पता है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मतलब कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था, उस टाइम पे उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने फायदे के लिए इंडिया को क्या किया, दो चीजें बदली जो आपको पेपर में भी पूछी जा सकती है कि इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी गुड्स का और कंज्यूमर बना दिया, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। एक्सपोर्टर मतलब कि आप कोई सामान बाहर भेज रहे हो तो हम क्या करते थे, प्राइमरी गुड्स बाहर भेजा करते थे। रॉ मटेरियल किसी भी चीज को बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी, वो रॉ मटेरियल बाहर भेजा करते थे और वो क्या करते थे, वो उसी रॉ मटेरियल में मॉडिफिकेशन करते थे, मशीनों से उसका फिनिश्ड गुड बनाते थे, फाइनल गुड बनाते थे और वो वापस फाइनल गुड उठाकर इंडिया में बेच देते थे। इंडिया उसको इम्पोर्ट करता था, खरीदता था और ऐसे इंडिया कंज्यूमर बन गया था फिनिश्ड गुड का। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो उन्हें कपड़े बनाने हैं तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में कॉटन अच्छा है, इंडिया से कॉटन लिया और उठा के ब्रिटेन में इंपोर्ट कर लिया। ब्रिटेन में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल था, ले कौन गया, ब्रिटिशर्स ले गए। फिर उस कॉटन से उन्होंने मशीन का यूज करके कपड़ा बना लिया। कपड़ा क्या हुआ, फिनिश्ड गुड हो गया। कपड़ा जो फाइनल गुड था, फिनिश्ड गुड था, वो उठाया उन्होंने और वापस इंडियन मार्केट में लेकर आए और हम ही को बेच दिया। तो गुड्स भी हमारे यूज हो रहे हैं, प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल हमारा यूज हो रहा है और पैसा भी हमसे ही ले रहे हैं, हम ही को हमारा सामान बेचकर। ये किया था ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन जब हमको आजादी मिलती है तो हम ये सारी चीजें समझ चुके थे, हम देख चुके थे और इसीलिए हम कहते हैं कि अब बहुत हो गया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चक्कर, अब हमें ऐसा चक्कर ही नहीं रखना। इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनेगा, हम खुद पर भरोसा करेंगे और इसीलिए हम लेकर आएंगे प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब यही कि आप बाहर जाकर किसी से इंपोर्ट नहीं करोगे, बाहर से कोई सामान खरीद के नहीं लगाओगे, जो इंडिया में बन सकता है वो इंडिया में ही बनेगा। अब इंपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसकी वजह से क्या हुआ, हमने बाहर कुछ सामान बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो प्रोटेक्शनिज्म यही था कि रिस्ट्रिक्शन लग गए थे कि इंडिया में कोई भी सामान इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। रिस्ट्रिक्शन इसलिए थे क्योंकि हम रिलाय खुद पर कर रहे थे, खुद पे भरोसा कर रहे थे। हमारा मानना था कि हमें बाहर से सामान खरीदना नहीं है, इंडिया में ही बनाना है। इससे क्या होगा, इंडिया और स्ट्रांग होगा। जो कंपनी बाहर है वैसी ही कंपनी इंडिया में खुलेंगी इंडिया के तरक्की के लिए और इंडिया की कंपनी को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर उन्हें बाहर से कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो नई कंपनी है। अगर बाहर से कंपटीशन मिलेगा तो बाहर का मटेरियल तो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का है, तो इसमें हमारी कंपनियां डूब सकती है। इसलिए हम ये प्रोटेक्शनिज्म लेकर आए थे। अब इस वजह से क्या हुआ, जैसे ये रिस्ट्रिक्शन आए, प्रोटेक्शनिज्म हुआ, तो इस वजह से हमने देखा कि कुछ सेक्टर में हमारी तरक्की हुई, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जहां पर हम पिछड़ गए, हमारी उतनी तरक्की नहीं हुई, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। इस वजह से हमने देखा कि स्लगिश रेट था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब कि उतना अच्छा रेट नहीं था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, इस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। बाद में क्या होता है, बाद में 1991 में इंडिया फेस करता है फाइनेंशियल क्राइसिस और हमें अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए होती है, क्योंकि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही थी इस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। इसीलिए 1991 में गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आती है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहती है कि हम
अब पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखेंगे। अब हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो चक्कर हमने पहले लगाया था, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था, ये रिस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं या बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। अब हम बाहर से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं और हम बाहर की चीजों को एक्सपोर्ट पर करें, ये भी हमें ध्यान देना है। मतलब अब हम इंपोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये चीज इसमें बोली गई थी। और उसके बाद में पूरे दुनिया से जो है इंडिया कनेक्ट हो गया और तब से हमारे ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं। पहले भी थे लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब हम इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी थी, इंडिया की कंपनी बाहर में इन्वेस्ट करने लगी थी। तो ये हमने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो है नतीजा देखा था, यही कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो ये था इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। देखो वर्ल्ड में जगह जगह पर हमने देखा है, टाइम टाइम पर लोग क्या है ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसकी कमियां निकालते रहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इस कमियां कौन कौन क्या क्या कमियां निकालता है और उस कमियां को कैसे डील किया जाता है, उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है, उस प्रोटेस्ट को कैसे फेस किया जाता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखो क्रिटिसिज्म हमें राइट विंग से भी देखने को मिलता है, लेफ्ट विंग से भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि क्या मिलता है। लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल कैपिटलिज्म हो रहा है। मतलब कि जो कंट्री या जो लोग अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब थे, जो कंट्री गरीब थी, वो और ज्यादा गरीब होती जा रही है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि स्टेट की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है अपने लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचने के लिए, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब वेलफेयर स्टेट नहीं रहे, वेलफेयर स्टेट हटाकर मिनिमलिस्टिक स्टेट आ रहे हैं। इसीलिए ये लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि स्टेट की कैपेसिटी को कम कर दिया गया है। अब स्टेट क्या करता है, कुछ कोर फंक्शन करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, लेकिन वेलफेयर वाले काम नहीं करता। वहीं पर राइट विंग भी मानता है कि बहुत सारी कमियां हैं ग्लोबलाइजेशन में और वो दिखाते हैं कि पॉलिटिकली क्या कमी है। पॉलिटिकली ये कमी है कि स्टेट जो है कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया गया है। सेम बात जो लेफ्ट वालों ने कही थी वो राइट वाले भी कह रहे थे कि वीक कर दिया गया है स्टेट को, यानी गवर्नमेंट की जो वेलफेयर करने की पावर थी उसको खत्म कर दिया गया है, उस कैपेसिटी को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट लोगों के बारे में नहीं सोचती और अब उनको जॉब या वेलफेयर देना या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये अब स्टेट का काम नहीं रह गया है, जो कि बहुत गलत है, जिससे स्टेट या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वीक हो गई है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिकली प्रोटेक्शनिज्म वापस आना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, खुद पर ही भरोसा करना होगा। ऐसे ही हम सब पर भरोसा नहीं कर सकते, इससे हमारी कंपनियां अच्छे से ग्रो करेंगी। अगर हम इकोनॉमिकली हर सेक्टर में जाकर प्रोटेक्शनिज्म नहीं ला सकते या वापस से वो पुराने रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते, तो एटलीस्ट कुछ सेक्टर में तो हमको वो लेकर आना ही चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म कुछ सेक्टर में आना ही चाहिए, हमको सेल्फ रिलायंट बनना ही पड़ेगा। तीसरा ये लोग क्या कहते हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या कमियां क्या है ग्लोबलाइजेशन की, तो वो बताते हैं कि जब से वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, जब से वेस्टर्न कल्चर जो है हम पर इम्पोज किया जा रहा है, तब से हमारे कल्चर को क्या है, हार्म हो रहा है। लोग अपना ही कल्चर भूलते चले जा रहे हैं और क्योंकि लोग अपना कल्चर भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए राइट विंग के लोगों को ये डर है कि कहीं आगे जाकर हम अपने एज ओल्ड वैल्यूज को, हमारा जो ये कल्चर है, हमारा अपना कल्चर, उस कल्चर को, उसमें हम कैसे चीजें बनाते हैं या मनाते हैं, उसको, हमारे जो उसके वैल्यूज हैं या और भी चीजें हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ट्रेडिशन से रिलेटेड है, वो सब हम भूल जाएंगे। ये उन लोगों का डर है। इसीलिए इन चीजों को लेकर लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों की तरफ से बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो भी ग्लोबल नेटवर्क में किए जा रहे हैं। मतलब कि देखो इंडिया में कोई ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, अमेरिका में कुछ लोग होंगे,
चाइना में होंगे, रशिया में होंगे, अलग अलग कंट्री में होंगे। अब वो क्या करते हैं, वो लोग साथ में मिलते हैं कि हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठा रहे हो, तो ठीक है हम साथ में मिलकर आवाज उठाते हैं। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ही तो हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे का सहारा लेकर वो क्या ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा बनकर, ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन का कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है, कोई स्पेसिफिक नतीजा निकला होगा ग्लोबलाइजेशन में। जैसे कि कुछ पावरफुल कंट्रीज बहुत ज्यादा अनफेयर हो रही है ट्रेड में और उन्हीं की बात मानी जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ या जो चीजें निकली ग्लोबलाइजेशन की, इसके अगेंस्ट थे लोग, ना कि पूरे ग्लोबलाइजेशन के ही अगेंस्ट है। ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। अच्छा, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और वहां पे हमने प्रोटेस्ट देखा। प्रोटेस्ट कहाँ हुआ, सीटल में हुआ, ट्रेड को लेकर हुआ। जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पावरफुल कंट्री है वो अनफेयर ट्रेड करती है। और कैसे अनफेयर ट्रेड करती है कि बस सादा फायदा उनको ही होता है या फिर उन्हीं की बात सिर्फ मानी जाती है। और हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बस उन्हीं की बात मानी जाती है जो पावरफुल है, रिच है, डेवलप्ड है, और बाकी छोटी कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में कोई नहीं सोचता या उनको उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। इसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे एक और तरीका है जिस से लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। देखो ये एक अनदर प्लेटफॉर्म है। इस पे कौन कौन से लोग हैं, इस पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो इनकी आवाज उठाते हैं, वो एक्टिविस्ट हैं। तो ये सारे एक्टिविस्ट जो थे वो मिलते हैं, वो सब मिलते हैं और ग्लोबलाइजेशन में जहां पे उनको कमी लगती है, जो प्रोग्राम की उनको कमी लगती है, वो उसके अगेंस्ट मिलकर आवाज उठाते हैं ताकि वो उसमें चेंज ला सके। यही उनका काम है। अब हमें बताया गया है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। देखो सबसे पहली मीटिंग हुई थी पोर्टो अलीजेरे में, जो कि ब्राजील में है, वहां पे 2001 में हुई। फोर्थ मीटिंग मुंबई में 2004 में हुई। सेवेंथ मीटिंग नैरोबी केन्या जैन 2007 में हुई। और शायद लेटेस्ट की मीटिंग ब्राजील में हुई थी मार्च 2018 में। इतने तक का डेटा आपको बुक में दिया हुआ है। तो ये हमें बताया कि वर्ल्ड सोशल फोरम के थ्रू भी लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट, उसके कुछ प्रोग्राम के अगेंस्ट, उसके कमियों के अगेंस्ट जो है आवाज उठाते आए हैं और अभी भी उठाते हैं। अब इंडिया में भी जो है लोग हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है और वो भी इसे क्रिटिसाइज करते हैं। और हम इसको कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सोशल मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इस चीज में, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठाने में, उसकी कमियां बताने में और उसके साथ कैसे डील करना है, ये सब करने में सोशल मूवमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इंडिया में अलग अलग विंग ने जो है अपनी आवाज उठाई है ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो लेफ्ट विंग हो, उसके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज हो, और इंडियन सोशल फोरम। जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम था वैसे ही इंडियन सोशल फोरम भी एक प्लेटफॉर्म है। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। वहीं पर इनका साथ कौन देता है, ट्रेड यूनियंस जो होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में, या फिर वो लोग जो फार्मर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग अगेंस्ट हैं किसके, मल्टीनेशनल कंपनी के। ये लोग कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो एंट्री है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में ये लोग भी आवाज उठाते हैं। ये लोग किसको अपोज करते हैं, ये अपोज करते हैं पेटेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स। जैसे कुछ लोग पेटेंट ले लेते हैं, जैसे नीम का किसने लिया, अमेरिकन ने लिया या यूरोपियन फर्म्स में लिया है। जैसे आपको कैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप लेस खाते होगे, लेस एक चिप्स है, तो वहां पर जो आलू बनता है वो आलू बहुत अलग होता है नॉर्मल आलू से। तो जो कंपनी बनाती है उसने पेटेंट ले लिया कि ये आलू फार्मर बस हमारे लिए ही उगाएगा
और ये बस हम ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे पेटेंट ले लेते हैं कि ये नीम जो है ये हमारी ही फर्म्स यूज करेगी और ये आपको हमारे लिए ही उगाना पड़ेगा। ऐसे अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स ने ले लिया है, ये है पेटेंट, और इसके अगेंस्ट भी लोग आवाज उठाते हैं। वहीं पर पॉलिटिकल राइट में कल्चर इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट में आवाज उठाई है किसी चीज के बारे में, जैसे कि कल्चर इन्फ्लुएंस में आता है कि फॉरेन टीवी लोग ज्यादा देखते चले जा रहे हैं, या फिर फॉरेन का जो है त्योहार मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे अब सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर क्लॉथ के मामले में लोग वेस्टर्न क्लॉथ ज्यादा पहनते हैं, इंडियन क्लॉथ नहीं पहनते। तो ऐसी चीजों को लेकर पॉलिटिकल राइट विंग जो है वो आवाज उठाता है और इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता आया है कि ऐसे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।